अंतिम वक्ता के लिए कई चीज़ें बहुत आसान होती हैं और कई चीज़ें बहुत कठिन होती हैं। आसान मैं कठिन चीज़ों का ज़िक्र करूँ तो सारी जो लोकप्रिय और श्रेष्ठ कविताएँ और उदाहरण योग्य कविताएँ हैं, उनको सबको उद्धृत किया जा चुका रहता है। उन पर बात हो चुकी रहती है और आसानी ये रहती है कि जैसा पूर्व सत्र में हुआ था कि पंकज जी के बोलने से पहले अशोक जी ने कहा था कि हम चाय की तरफ झुके हुए हैं। तो ज्यादातर लोग भोजन की तरफ अब झुके हुए हैं और भोजन का जब वो होता है तब संभव कोणों तक हम झुक जाते हैं। तो बहुत कठिन ये एक स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात समय सीमा में पूरी करूं। इस आलेख का शीर्षक है विजय देव नारायण शाही की कविता मेरे साथ कौन आता है। ये उनकी एक कविता का शीर्षक है। विजय देव नारायण शाही ने कबीर की साखियों के तेवर को अपनी कविता में रोपा और आलोचना में जायसी को खोजा। यह नई कविता की आबोहवा में सोचते समझते रचते हुए एक कवि चिंतक का अपने पुरखों के साथ निजी संबंध बनाना था, जो शाही की साहित्यिक कीर्ति का आधार स्तंभ है। वैयक्तिक और सामाजिक, एकांत और जनरव, चिंतन और संवाद, छंद और मुक्त छंद, शाही की कविता के परिसर में ये विभाजन व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ कवि की मननशीलता, कल्पना, विचार समृद्धि और संवाद प्रवणता उसकी कविता को हिंदी की तब नई होती हुई कविता का एक अपरिहार्य संदर्भ बनाती है। शाही के संसार में अक्सर एक मैं है और एक तुम। अक्सर दोनों में संवाद रहता है, मैं के एकालाप में भी। यह तुम कोई बाहरी एंटिटी भी हो सकता है और मैं का अन्य भी। कभी कभी एक तीसरे की उपस्थिति भी होती है, जैसे मछली घर या जिसकी कल्पना तुमने की थी इन कविताओं में। ये कविताएं संवाद के वातावरण को निर्मित करती हैं और उसी में संभव होती हैं। इनमें एक लगातार प्रश्नवाचकता है, जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है। अनेक पंक्तियां प्रश्न के शिल्प में मिलेंगी, जिनकी लंबी फहरिस्त बनाई जा सकती है। और कहीं कहीं जैसा संदीप ने बहुत अच्छा एक उदाहरण या एक पैरेलल ढूंढा, कहीं कहीं उनमें श्रीकांत वर्मा जैसा स्वर भी मिलता है। असली सवाल यह है कि असली सवाल क्या है। इससे पहले कई सवालों की श्रृंखला है और ये जो वो सवाल वो हैं जो आज के संदर्भ में और ज्यादा पुरजोर तरीके से पूछे जाते हैं। आज भी मीडिया से लगाकर बुद्धिजीवियों में इस किस्म की बहस चलती रहती है, जैसे असली सवाल यही हो कि ठाकुरों को इस बार कितने टिकट मिले या जिले से कितने मंत्री होंगे। यह जो प्रश्न बहुलता है वह सिर्फ संरचनागत विशेषता या शिल्प का ही मामला नहीं है। खुद शाही कहते थे कि, और मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं, यह भी असंभव नहीं है कि कोई साहित्यकार अपना सारा जीवन केवल इसी अन्वेषण में बिता दे कि प्रश्न असल में क्या है और किस रूप में पूछा जा रहा है। शायद हम ऐसे ही युग से गुजर रहे हैं। एक ओर प्रत्याशा और स्पष्टता के साथ तीखी अनिवार्यता है, युग के प्रश्न को वाणी देनी ही होगी। दूसरी ओर मन को पथरा देने वाला यह अनुभव कि कभी भी हमारे लिए यह प्रश्न और उसका उत्तर इतना घुमावदार, धुंधला और अनिश्चित नहीं था। उनकी कविता में हमारा साबका एक ऐसे संसार से पड़ता है जिसमें जो भीतर हैं और यहाँ अभी बरसों रहेंगे, खिड़की से वे बाहर नहीं झांकते। बाहर से कोई भीतर नहीं आता। भीतर वाले कम होते रहते हैं। बुर्ज से कूदकर नदी में कोई गिरता है। एक विशेष मुद्रा वाला चेहरा खिड़की में से भीतर देखता रहता है। बाहर आसमान मुलायम, सितारे निरपेक्ष और हवा बेमतलब है। बाहर की यह निस्संगता और भीतर का नाटकीय कार्य व्यापार समक्षणिक है। एक तनाव सारी कविता में व्याप्त है। भीतर बाहर के वातावरण एकदम विपरीत है। एक चेहरा जो बाहर से भीतर देख रहा है
और भीतर के लोग घटते जा रहे हैं, बुर्ज से नदी में गिर रहे हैं। इस सारे दृश्य बंध में एक तरह का मुक्तिबोधीय आतंक है। यह आतंक इस पंक्ति से और दुर्निवार हो उठता है कि ये लोग यहाँ बरसों रहेंगे। शाही की कविता के तूफान भी पेड़ों को एक साथ नहीं, एक एक करके झकझोरते हैं। जब किसी दूसरे पेड़ को हिलाया जाता है तो शेष पेड़ गुमसुम देखते रहते हैं। कविता इस रूपक को इस निष्कर्षात्मक टिप्पणी तक ले जाती है कि इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। जब वे गुमसुम होते हैं तब अकेले होते हैं, लेकिन जब उत्तेजित होते हैं तब और भी अकेले हो जाते हैं। बहुत उनकी कविताओं में आपको इसी तरह का बहुत सूक्ष्म व्यंग्य मिलता है। वे उन कवियों में नहीं हैं जिन्हें अनाश्वस्ति की असुरक्षा सताती रहती है कि उनकी बात समझी जाएगी या नहीं। इस अंदेशे में ऐसे कवि अपनी बात कविता की कीमत पर भी कुछ ज्यादा समझा कर कहते हैं। शाही की एक कविता है कहां तक जाओगे। यह एकालाप शैली की कविता है ये संवाद, लेकिन जिससे संवाद किया जा रहा है हम उसकी कल्पना कर पाते हैं और उसी की मानसिकता इसमें उद्घाटित है, जैसा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में अक्सर होता है। तो यह एकालाप शैली की कविता है जिसमें एक झोपड़ी में रहने वाला किसी व्यक्ति से पूछ रहा है कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे। जाने को क्या है, आगे जो पहाड़ देखते हो वहां तक भी जा सकते हो, फिर उसके आगे भी पहाड़ लगता है, फिर एक दर्रा है, फिर सरोवर है, फिर उसके आगे विदेश है, फिर पठार है, फिर विदेश का भी विदेश है। कहां तक बताऊं, अपनी कहो कहां तक जाओगे। मेरी क्या पूछते हो साहब, मैं तो यही झोपड़ी बनाकर रहता हूँ, सिगड़ी जलाकर चाय बनाता हूँ, पीता हूँ, पिलाता हूँ, गुजर करता हूँ, कहीं नहीं जाता। पहले गया बहुत दूर दूर तक, फिर लौट लौट कर अपनी झोपड़ी में ही आना हुआ। न गया होता तो कैसे बतलाता कि पहाड़ है, विदेश का भी विदेश है। सब देखा है, लेकिन लौट कर अपनी झोपड़ी में आना ही हुआ। मेरी छोड़ो, अपनी कहो कहां तक जाओगे। कैमरे से फोटो लेना चाहते हो तो बहुत दूर क्यों जाओगे, उस पहाड़ से मुड़कर आगे तस्वीरें खींच लेना, बहुत तस्वीरें मिलेंगी और घर लौटकर दिखाने को भी रहेगा कि मैं कितना पहाड़ पार कर आया। अखबार में लिखोगे, जरूर लिखना, बहुत लोग इतना ही पहाड़ जानते हैं। जब जरूरत इतने ही पहाड़ की हो तो उससे आगे जाना अनावश्यक है। इस कविता में शाही जैसे अपने समय से बहुत आगे हमारे वर्तमान समय की व्याधियों की पहचान कर रहे हैं। उनके कविता संसार में प्रवेश करना जितना प्रयत्न साध्य है, उनकी छोटी छंदोबद्ध कविताओं में उतनी ही रंजक सुगमता है और व्यंजना की सुतीक्ष्णता भी। शाही अलक्षण कवि हैं, इसलिए उनका काम सिर्फ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष के चमत्कारी संयोजन से नहीं चलता। उनकी दृष्टि दृश्य के पार जाती है। वे कहते हैं, सिर्फ आलोक ही नहीं, वह भी जिसमें आलोक समा जाता है, सिर्फ विभोरता ही नहीं, वह भी जो विभोरता के बाहर साए साए करता है। उनकी कविताओं का रचाव कुछ ऐसा है कि उनमें से कुछ चमकती हुई पंक्तियों को अलगाना प्रायः एक कठिन काम है। कविता की संरचना में कोई फैंटेसी, कोई नाटकीय दृश्य या कथोपकथन या मोनोलॉग इस तरह निबद्ध होता है कि अक्सर ऐसी 2-4 पंक्तियां निकाल पाना मुश्किल होता है जो अलग से उद्धृत की जा सके। वे एक संश्लिष्ट कवि हैं और कई बार मुक्तिबोध की परंपरा में दिखाई देते हैं, जहां एक उदग्र, गझिन, जटिल बौद्धिक व्यक्तित्व एक ऐसी ही काव्य अभिव्यक्ति की ओर जाता है जो पाठक से अतिरिक्त प्रयत्नों की अपेक्षा करती है। यह भी है कि शाही जिस दौर में कविताएं लिख रहे थे, वह नई कविता के काव्य संस्कारों से अनुप्राणित साहित्यिक वातावरण था। परवर्ती कविता में जिस भावात्मक, वक्तव्य परक और टिप्पणी जड़ित काव्य प्रवृत्तियों का जोर बढ़ा, उनसे ये कविताएं बहुत अलग नजर आती हैं। यह संबोधन के प्रसंगानुकूल शिल्प में भी चिंतन की एक अविराम स्वगत की, जिसे खुद शाही आंतरिक एकालाप कहते हैं और जो अपने एकालाप में भी संवाद धर्मी है, बौद्धिक अनुशासन की कविता है।
इसकी संवाद प्रवणता, इसके रूपक और इसकी नाटकीय कल्पनाशीलता इसका एक सर्वथा भिन्न, कुछ खुरदुरा सा टेक्सचर बनाती है। उनकी कविता में सामाजिक राजनीतिक सरोकारों और आत्मगत दुविधाओं, अस्तित्विक प्रश्नों के बीच कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। उनकी कविता के परिसर में प्रायः उनकी चिंताएं गुथी हुई संश्लिष्ट संवेद स्वरूप में है। शाही के आलोचक के उनके कवि को इस तरह ओवरशैडो करने के पीछे भी उनकी उदग्र तर्कशीलता है, जो आलोचना में संभवतः अधिक स्वाभाविकता के साथ निभती है। उनकी एक कविता है दीवारें। एक कारागृह की दीवारें तोड़ने के यूफोरिया से इसका आरंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे यह बोध प्रवेश करता है कि दीवारें अंतहीन हैं। अजब तरह की है यह कारा, जिसमें केवल दीवारें ही दीवारें हैं। अजब तरह के कारावासी, जिनकी किस्मत सिर्फ तोड़ना। यह चौतरफा घिराव है, एक क्लॉस्ट्रोफोबिया की तरह, जिसकी दुर्निवार घुटन हमें इन कविताओं में मिलती है। यह आधुनिक मनुष्य की कारा है, जो निरंतर विस्तृत और अभेद्य होती चली गई है। शाही की कविता एक छोटे से, लगभग नामालूम और असंज्ञेय से प्रसंग, स्थिति या दृश्य को भी अपनी लेजर लाइट से प्रकाशित कर देती है। कोयल के बोलने पर कोई बच्चा उसकी नकल करके चिढ़ा रहा है। देर तक बोलना चिढ़ाना चलता है। अंत इस तरह से होता है, खींच कर कोयल चुप हो गई, खुश होकर बच्चा। ऐसे ही अति सामान्य लेकिन स्फूर्त और जीवंत प्रसंग उनकी कविता को दीप्ति से भर देते हैं। अभी इसके पहले के सत्र में अंबन ने उनकी कविता में जो अंधा तपस्वी का संदर्भ आया है, उसके संबंध में उसने टायरेसियस को याद किया, और अनामिका जी ने तो अपने वक्तव्य में कई पैरेलल जो शाही की कविता में और अंग्रेजी कविता में मिलते हैं उनके बारे में जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ रहा था एक कविता, तो उनकी जो कविता है ये मेरे साथ कौन आता है, जिस पर मैंने इस पर्चे का शीर्षक दिया है, तो मुझे इसमें टेनिसन की कविता यूलिसिस के केंद्रीय विचार और नाटकीय एकालाप के शिल्प का अपने काव्यात्मक उद्देश्यों के लिए ऐसा लगता है कि शाही जी ने इनवर्सिव उपयोग किया है। अपने बिल्कुल अंतिम वर्षों में यूलिसिस इथाका के राजकाज की उबाऊ दैनिकता और ऐसी प्रजा पर शासन करने से बेजार राजा है जो उसे न जानती है न समझती है, जो अपने होने को सत्यापित करने के लिए एक बार फिर नए अनुभवों को प्राप्त करने हेतु किसी रोमांचक यात्रा पर निकल जाना चाहता है, और इसलिए अपने समवयस्क साथियों का इस अंतिम यात्रा के लिए आह्वान करता है। यूलिसिस के पराक्रमी नायकत्व और उसकी मिथकीय ख्याति के बरक्स शाही की कविता का आख्याता गुमनामी के सफर पर निकला है, और यह भी संबोधन के शिल्प में ही कविता है। आखिरकार यह हमेशा संभव है कि हम अब तक के तमाम कोलाहल को एक झटके के साथ त्याग दें और खड़े होकर कहें, हाँ, हमने माना कि एक जिंदगी हमने गलत परिणामों को सिद्ध करने में गुजार दी, अब हमें नई शुरुआत के लिए नए सिरे से गुमनामी चाहिए। भरी सभा में एक ही सवाल है, मेरे साथ कौन आता है? और यह चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती की भाषा अब मुझसे बोली नहीं जाती। यह यूलिसिस का विपर्यय है, जो अपनी वेद्यता, विनम्रता और नए आरंभ के लिए, नई अनामता की वांछा के लिए याद रह जाता है। एक दुर्धर्ष योद्धा, एक किंवदंती नायक नहीं, अपनी पूर्व यात्रा को ही फिर से जीने की इच्छा रखने वाला कोई सामान्य व्यक्ति, जिसे कुछ नया मिलने की न उत्सुकता है न किसी नए अनुभव को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा, जिसके लिए सब पूर्वानुमेय है। वह पगडंडी जो कहीं नहीं ले जाती, वह चट्टान जिस पर उसने हाथ टेका था और जहां उसकी जख्मी उंगलियों की छाप अभी भी होगी। यह इसी अनुभव को पुनर्नवा करने और अब तक की अर्जित पहचान को त्याग देने की यात्रा है। यूलिसिस के विरुद्ध यह आधुनिक मनुष्य के अनायकत्व की यात्रा है। यह भी इस कविता को, यदि पूर्व में उद्धृत जो कविता मैंने लगभग पूर्णता में पढ़ी,
कहाँ तक जाओगे, अगर उसके साथ रखकर इसे पढ़ा जाए तो लगेगा कि यात्रा शाही की कविता में एक ऐसा रूपक है जो आधुनिक मनुष्य की रोमांच, गंतव्य, लक्ष्य, अभीष्ट प्राप्ति जैसी अनेक रूमानी दिलासाओं को ध्वस्त सा करते हुए उसे एक यथासंभव अहेतुक, आवश्यक लेकिन प्रयोजनहीन टास्क की तरह व्यंजित करता है। शाही अनुभूत के रिलेटेबल और इसलिए सुगमता से उपलब्ध हो जाने वाले कवि नहीं हैं। वे कबीर की साखियों को अपने अंदाज में आत्मसात कर उनका एक आधुनिक संस्करण प्रस्तुत करते हैं। उनके सक्रिय राजनीतिक और एक्टिविस्ट जीवन के संदर्भ उनकी कविताओं में प्रायः नहीं आते। वे मानते थे कि लहर की भांति कभी भी समाज सागर से अभिन्न अस्तित्व नहीं रख सकता, लेकिन यह गलतफहमी भी उन्हें नहीं थी कि कविता से समाज का उद्धार हो सकता है। वे संयम, संवाद और सुतीक्ष्ण व्यंजना के कवि हैं जो अपने परम गुरु कबीरदास से यही मांगते हैं, दो तो ऐसी निरीहता दो कि इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं, और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल कौन अपने पक्ष में करेगा। यह भी न दो तो इतना ही दो कि बिना मरे चुप रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।